तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो मूवी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, उस मूवी का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइंस। दोस्तों, ये मूवी बिल्कुल रिसेंटली रिलीज़ हुई है और आप लोगों को इस मूवी का बेसब्री से इंतज़ार था। इसलिए आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये मूवी। तो बग़ैर किसी देर के हम इस मूवी को आपसे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द मिल जाएं। थैंक यू। तो फिल्म की शुरुआत ट्रेन की पटरी से होती है और उसके फ़ौरन बाद हमें दिखाया जाता है 1968 का वक्त, जब पॉल ने आयरिस को इम्प्रेस करने के लिए स्काई व्यू रेस्टोरेंट बनाया था। आयरिस बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाती है। कमर्शियल के लिए आयरिस और पॉल की इस टावर के साथ एक तस्वीर भी ली जाती है। फाइनली ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। रेस्टोरेंट का फ्लोर ग्लास का था और नीचे से सब नज़र आ रहा था। रेस्टोरेंट के सेंटर में एक लाइव किचन था जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे थे और तभी आयरिस पॉल के पॉकेट में एक रेड रोज़ लगाती है, जिस पे लगे कांटे से उसके हाथ पर खून निकल आता है, जिसे देखकर उसे उल्टी आ जाती है। जिसे देखकर रेस्टोरेंट में आई सिंगर ये समझ जाती है कि आयरिस प्रेग्नेंट है। जब उसने आयरिस से ये पूछा तो आयरिस को भी उसी के मुंह से अभी पता चल रहा था, लेकिन फिर भी आयरिस बहुत ज़्यादा खुश थी। वहाँ पर वो उस सिंगर के बच्चे को भी देखती है और पता नहीं क्यों उससे उस बच्चे से बहुत अट्रैक्शन सी हो जाती है। खैर, वो पॉल के पास चली जाती है और पॉल उसे टॉप व्यू टेरेस पर ले आता है और वहाँ पर वो आयरिस को प्रपोज़ कर देता है और आयरिस एक्साइटेड होकर उसका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो उसे ये खुशखबरी भी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। और इस बात से पॉल भी बहुत ज़्यादा खुश था। वहाँ पर आयरिस ये नोट करती है कि उस सिंगर का बच्चा भी वहाँ मौजूद होता है और वहाँ वो अपनी जेब से एक कॉइन निकाल कर नीचे फेंकता है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो सिक्का नीचे गिरने के बजाय एसी वैक्यूम के अंदर चला गया, जबकि ये सब लोग पार्टी करने के लिए आ गए थे। जब ये सब लोग डांस करने लग जाते हैं तो दिखाया गया है कि इसका फ्लोर एकदम से हिलने लग जाता है और कॉइन भी फ़ैन से निकलकर एसी डक्ट पर घूमने लगा और रेस्टोरेंट के अंदर वो फ्लोर अचानक से टूट गया और सभी लोग नीचे गिर गए। पॉल ने अपने आप को बचाने के लिए एक कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ होता है जिसके उसके हाथों से खून भी बह रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को बचा फिर भी नहीं पाता और नीचे गिरकर मारा जाता है। जबकि आयरिस इस टाइम स्पॉट पे खड़ी थी, इसीलिए वो बच पाई और वो कॉइन जो इसी डक में उड़ रहा था वहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह चला जाता है और गैस के पाइप से लगकर लीकेज कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर लाइव किचन में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो सिंगर भी मारी जाती है और आयरिस अपने आप को बचाने के लिए पियानो के नीचे छुप जाती है। अब अपने आप को बचाने के लिए आयरिस एक लिफ्ट के पास आई, जबकि लिफ्ट पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। इससे पहले कि लिफ्ट नीचे जाती, लिफ्ट के नीचे एक बंदा आकर क्रश हो जाता है, जिसकी वजह से लिफ्ट ख़राब हो जाती है और लिफ्ट के अंदर के भी तमाम लोग मारे जाते हैं। और जब वो ऊपर गई तो रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा भी एक तरफ लटक गया, जिसके अंदर जाकर लोग अपनी जान बचा रहे थे। बस एक पियानो ने ही इस पूरे हिस्से का बैलेंस बनाए हुए था। वो कॉइन जो यहाँ डक्ट में घूम रहा था, इस पियानो के ऊपर गिरा, बैलेंस बिगड़ा और रेस्टोरेंट का ये हिस्सा भी नीचे गिर गया और इस तरह इसमें मौजूद लोग भी मारे गए। यहाँ पर आयरिस को उस सिंगर का बेटा भी दिखा, जिसको आयरिस ने पकड़ लिया और वो उसको बचाकर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके नीचे की भी ज़मीन टूट गई। अपने आप को बचाने के लिए रिंग को दो सरियों के दरमियान फंसा लिया, लेकिन फिर उसका हाथ छिल गया और रिंग उतर गई और इस तरह वो बच्चा और आयरिस भी नीचे गिरकर मारे गए। फिर हमने देखा कि एक लड़की ने एक अचानक चीख मारी और हमें पता चला ये सब जो हमने देखा था वो सब स्टेफनी नाम की लड़की की हेलुसिनेशंस थे, जो इस टाइम अपनी क्लास में बैठी हुई थी
उसके इस तरह चिल्लाने से उसकी क्लास ख़राब हो जाती है। जब उसके टीचर ने इसकी वजह दरियाफ़्त करी तो उसने बताया कि मुझे इस तरह के हॉरर हेलुसिनेशंस आते रहते हैं और रात में भी वो यही ख्वाब देखकर डर कर चीख के उठ जाती है। तब उसकी रूममेट ने उससे कहा कि उसको इस बारे में अपनी फैमिली से जाकर बात करनी चाहिए। वो घर आई, वो अपने डैड से मिली और अपने अच्छे भाई से मिली, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने अंकल के घर गए, जो उनकी मॉम के भाई थे। अपने कज़न्स के साथ इन दोनों की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तभी स्टेफनी अपने अंकल से अपनी ग्रैंड माँ आयरस के बारे में पूछती है। यानी आयरस जिसे हमने स्टेफनी के विजन्स में देखा था, वो उसी की ग्रैंड मॉम थी। उसके अंकल अपनी मॉम का नाम सुनकर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ हमारे लिए मर चुकी हैं, वो पागल हो चुकी हैं, वो हमें छोड़कर एक आइलैंड पर जाकर रहने लगी हैं। इसके बाद वो हमसे कभी मिलने नहीं आई। इसी वजह से तुम्हारी मॉम की भी दिमागी हालत ख़राब हो गई और वो भी हमें छोड़कर चली गई। उसके अंकल तो उसे बातें सुनाकर चले गए, लेकिन उसकी आंटी ने उसकी मदद की। उसने आयरस के भेजे गए लेटर्स और उसकी कुछ चीज़ें उसको दिखाईं। उन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स में आयरस और पॉल की वो तस्वीर भी थी जो उन्होंने स्काई व्यू रेस्टोरेंट में खिंचवाई थी। ये देखकर स्टेफनी बहुत बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि ये सब उसके विज़न में आया था। अब स्टेफनी आयरस से मिलने के लिए उस वीरान सुनसान आइलैंड पर चली गई, जहाँ पर एक घर तो था पर उस घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके सेंसर में जब स्टेफनी ने अपना इंट्रोडक्शन कराया तो आयरस ने उसने अंदर आने की इजाज़त दे दी। आयरस स्टेफनी को देखकर काफ़ी एक्साइटेड थी और वो उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि हमारी मॉम तो बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थी। अब वो आयरस को मेन बात बताती है कि मैंने और पॉल को और आपको एक साथ देखा था स्काई व्यू रेस्टोरेंट में, और वो रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था और आप लोग मर रहे थे, और मुझे ये विजन दिन रात रोज़ाना आता है। तो उस पर आयरस कहती है कि जो सब विजन तुम्हें आ रहे हैं ये सब मुझे भी आते थे। इसी वजह से उस दिन होने वाले उस बड़े हादसे को मैं बचा सकी। मैंने उस बच्चे के हाथ से वो कॉइन ही ले लिया था जिसकी वजह से वो सारा हादसा हुआ था, और मुझे ये भी पहले से पता था कि फ़्लोर टूटने वाला है, इसलिए मैंने माइक पे जाकर पहले ही ऐलान कर दिया था कि सब लोग फ्लोर से हट जाएं। इसी वजह से वो सब लोग बच गए। इस पर स्टेफनी हैरान होकर पूछती है कि उस दिन आपने सबकी जान बचा ली थी। तब आयरिस उससे कहती है कि हाँ, मैंने उस दिन मौत को भी धोखा दे दिया। मैंने उन सब लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन मौत ने उन सब का पीछा नहीं छोड़ा। मौत उन सभी लोगों के साथ गेम खेलने लगी जो लोग उस हादसे में बचे थे। मौत उन सब को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी, ना सिर्फ उन लोगों को। अगर उन लोगों के बच्चे भी हो रहे थे तो मौत उनको भी मार रही थी, और वो लोग जो वहाँ से बचकर निकल भी सके और उनके बच्चे बाद में हुए तो मौत उन बच्चों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी। और अगर वो लोग इस हादसे में मर जाते तो उनके आगे बच्चे भी पैदा नहीं होते। और मौत जब एक के बाद एक वहाँ पे होने वाले हादसे के ही लोगों को मार रही थी, तब मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हुआ। पॉल को भी मौत ने कैंसर के मुंह में ले जाकर मारा। तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि अगली बारी मेरी है। इसी वजह से मौत को चकमा देने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गई। अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी मॉम, उसके भाई और उसके बच्चों, यहाँ तक कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देगी। लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होगा। स्टेफनी पूछती है तो फिर मुझे ये सब विजन्स क्यों आ रहे हैं। उस पर आयरस कहती है कि इसलिए कि मौत अब हमारे पीछे है। इस पर स्टेफनी बहुत डर जाती है। आयरस स्टेफनी को एक बुक देती है जिसमें उस हादसे में बच जाने वाले लोगों की मौत बाद में कैसे हुई थी, सबकी स्टोरीज़ भी लिखी हुई थी, और साथ में वो तरीके भी लिखे हुए थे जिससे मौत को चकमा दिया जा सकता था। स्टेफनी को ये बातें बकवास लगीं। उसने उससे वो बुक ली और कहा कि मैं आपसे मिलने दोबारा आऊँगी। ये कहकर वो बाहर चली गई।
आयरस जो सालों से इस घर से बाहर नहीं निकली थी, उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के सामने आने का फ़ैसला किया और बाहर निकलकर उसने स्टेफनी को वो किताब पकड़ा दी और कहा कि मौत अब तुम्हारे पीछे आएगी और तुम्हें इससे बचने के लिए इस किताब का इस्तेमाल करना होगा। स्टेफनी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही होती, तभी आयरिस उससे कहती अब तुम मेरी मौत देखना। यहाँ हमने देखा एक जगह से गैस लीक हुई, गैस लीक होने से एक चीज़ डिस्टर्ब हुई, उसके बाद दूसरी, और इसी तरह चैन बनते हुए कोई चीज़ पीछे से आकर आयरिस के मुंह में टैप हो गई और आयरिस की वहीं पर मौत हो गई। स्टेफनी को आयरिस की बातों पर यकीन आने लगा था। आयरिस का फ्यूनरल था जिस पर स्टेफनी की माँ भी आई हुई थी। स्टेफनी को ये बात समझ आ रही थी कि अब जो मौत होगी वो उसकी माँ की ही होगी। अपनी मॉम को बचाने के लिए वो आयरिस की दी हुई बुक पढ़ने लगती है। उस बुक के अंदर वो कॉइन भी रखा हुआ था जिससे उस दिन आयरिस ने उस बच्चे से लेकर सबकी जान बचाई थी। अब सारी बात समझते हुए स्टेफनी अपनी फैमिली को फ़ोन मिलाती है ताकि वो उन्हें अलर्ट कर सके, लेकिन कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि स्टेफनी की पूरी फैमिली पार्टी कर रही थी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मौत का खेल शुरू हो चुका था। यहाँ पर दिखाया जाता है कांच का टुकड़ा ग्लास से टूटता है और वो बर्फ़ में जाकर छुप जाता है। जहाँ पर सब ड्रिंक्स के लिए आइस ले रहे थे तो वही कांच का टुकड़ा बर्फ़ के अंदर स्टेफनी के अंकल के ग्लास में चला जाता है और उन्होंने ग्लास जाकर साइड पर रख दिया। और इसी तरह यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा कर कर अपनी जगह बदलती रहीं, जैसे सब कुछ एक प्लान की तरह हो रहा है। स्टेफनी के अंकल के हाथ से वो ग्लास नीचे गिर जाता है और वो कांच का टुकड़ा उनके पैर में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर पड़ते हैं। उनके गिरने की वाइब्रेशन से एक औजार नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से घास काटने वाली मशीन ऑन हो जाती है और वो मशीन चलते हुए स्टेफनी के अंकल के मुंह पर चढ़ जाती है और उनका पूरा मुंह क्रैश कर देती है और उन्हें जान से मार देती है। अंकल की इस भयानक मौत से सभी लोग बुरी तरह खौफज़दा हो जाते हैं। स्टेफनी बहुत बुरी तरह खौफज़दा हो जाती है और अपनी पूरी फैमिली को समझाती है कि किस तरह से कि मौत उनके पीछे पड़ चुकी है। उसने बताया कि किस तरह आयरस के उस टावर में बचाए जाने वाले लोगों के पीछे मौत किस तरह लगी हुई थी। जो लोग बच गए थे तो उनको मौत किस तरह से चुन चुन कर ख़त्म कर रही थी। अभी बस सिर्फ स्टेफनी की फैमिली और एक और लड़के की फैमिली बची थी। स्टेफनी उन सबको समझाती है कि पहले आयरस मरी, फिर उसके बाद उनके बड़े बेटे, इसी तरह अब अंकल के मरने के बाद बारी है उनके बड़े बेटे की, और यहाँ पर जब मेरी मॉम मरेंगी तो उसके बाद मैं मर जाऊँगी। स्टेफनी की बात सबने यहाँ पर सुनी तो सही, पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आया, बल्कि उसके कज़न्स और अंकल के बेटे तो उससे नाराज़ भी हो गए कि वो उनके बाप के मरने का मजाक बना रही है। यहाँ पर बस एक ही इंसान था जिसको स्टेफनी पर यकीन था और वो थी स्टेफनी की मॉम। लेकिन स्टेफनी अपनी मॉम के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी। फिर यहाँ पर हमें उन अंकल के बड़े बेटे को अपनी शॉप पर दिखाया जाता है। वो अपनी पियर्सिंग शॉप पर काम कर रहा होता है। वो अपना काम ख़त्म कर कर अपनी शॉप बंद करता है, फिर अपने डैड की याद में अपने हाथ पर अपने डैड का टैटू बनवाता है। उसने अपनी नाक में एक नोज़ पिन पहनी हुई होती है। यहाँ पर उसकी नोज़ पिन पर बहुत फोकस किया जाता है। एकदम से ऊपर एक फ़ैन ऑन हो जाता है जिसके साथ एक मैग्नेटिक चैन थी जो उसकी नोज़ की पियर्सिंग के साथ फंस जाती है। फ़ैन के चलते ही वो चैन भी घूमी और वो लड़का भी घूमने लगा। नीचे बहुत सारा केरोसिन गिरा हुआ होता है जिससे उसके ही लाइटर से उसमें आग लग जाती है। वो अपने आप को उस चैन से तो छुड़वा लेता है पर नीचे आग में गिर जाता है। हम देखते हैं कि शॉप में भी आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। स्टीफनी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि उसकी दुकान में आग लगी थी तो वो उस दुकान पे जाने का सोचती है, लेकिन वो तो इनकी कार के सामने आकर इनको रोक देता है। पर हैरानी की बात ये थी कि उसके बाजू के अलावा उसे कहीं भी कोई चोट नहीं आई हुई थी।
अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में एक तेज़ स्पीड ट्रक आता है और उसे वो घुमा देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो स्टेफनी से यही बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर स्टेफनी को उसकी बातें सब बेकार और बकवास लग रही होती हैं। वो रोड की चीज़ों पर ध्यान दे रही होती है कि उसको क्या क्या चीज़ें नुकसान पहुँचा सकती हैं। यहाँ से कचरे की गाड़ी गुजरती है तो स्टेफनी उसे उससे दूर रहने के लिए कहती है, बल्कि वो तो जाकर उसे प्यार कर लेता है और उसे कुछ होता भी नहीं। लड़का स्टेफनी से कहता है, देखो मैंने कहा था ना, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। उस लड़के की दूसरी बहन भी वॉक के लिए निकल जाती है और तभी उसका पाँव बॉल से टकराता है। वो गार्बेज बॉक्स के अंदर गिर जाती है और गाड़ी वाले इस ट्रैश को अपनी गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। ये सब उन तीनों ने भी देखा था और वो जल्दी से जाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। स्टेफनी अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन दिखाया गया कि अंदर तो गार्बेज क्रश हो रहा है। उस लड़की के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्टेफनी के हाथ में बस उसका हाथ रह गया और वो मर गई। इस हादसे के बाद सब लोग बहुत डिस्प्रेस हो गए। उसका भाई स्टेफनी से कहता है कि तुम सही थी, लेकिन इस बार स्टेफनी को अपनी थ्योरी पर बिलीव नहीं रहता। उसको लगता है कि जो लड़की मरी थी उसके बड़े भाई को मरना था। तभी उनकी आंटी ने आकर एक बहुत बड़ा सच बताया कि वो लड़का असल में उनके अंकल का बेटा था ही नहीं। इसी वजह से उसकी मौत नहीं हुई, जबकि उस लड़की की मौत हो गई जो कि अंकल की बड़ी बेटी थी। अब ये सुनकर स्टेफनी चौंक गई और स्टेफनी के साथ बाकी सब लोग भी, क्योंकि अब सब लोगों को स्टेफनी की बात पर यकीन आने लगा था। और जो लड़की मरी थी उसका छोटा भाई कहता है कि इसका मतलब अब मेरी बारी है। वो लड़का स्टेफनी से कहता है कि मैं मरना ही नहीं चाहता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्टेफनी कहती है, मैं बचाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तभी उसका भाई कहता है कि देखो, तुमने पहले भी फिगर आउट कर लिया था क्या होने वाला है। तुम आसपास की चीज़ों पर ध्यान दो, तुम समझ जाओगी। स्टीफनी को याद आता है कि आयरस ने उसे एक लड़के के बारे में बताया था जो कि बच जाता है और आज अभी एक हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है। वो ज़िंदा है और उसने भी मौत को चकमा दिया है। उसने भी मौत का चकमा दिया था, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उससे जाके मिलेंगे। ये सब लोग उसके पास आकर उसको जेडी पुकारते हैं, तो ये नाम सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस नाम से उसको सिर्फ आयरिस पुकारती थी। ये लोग उससे सवाल करते हैं कि आप आयरिस को कैसे जानते हैं। तब वो बताता है कि जिस दिन टावर वाला हादसा हुआ था मैं वहीं मौजूद था। और वो बताता है कि वो सिंगर का बेटा है। तभी स्टेफनी को याद आ जाता है कि उसके विजन में भी यही सब आता था। वो बताता है कि कुछ सालों पहले आयरिस भी उससे मिलने आई थी और वो भी अपने हस्बैंड को बताने के लिए, मौत को चकमा देने के लिए उससे मिलने आई थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी ये लोग उसकी जान नहीं बचा सके। तब स्टेफनी पूछती है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मौत से बिल्कुल ही बच गए हों। तो वो बताता है कि हाँ, ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने मौत को चकमा दिया, और वो ऐसे नहीं, मौत उनके पीछे लगी और उन्हें मार भी दिया, और मरने के बाद उनको डॉक्टरों ने दोबारा ज़िंदगी दी और उसके बाद से फिर मौत ने उनको दोबारा सेलेक्ट नहीं किया। स्टीफनी उस आदमी से कहती है कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं इस काम में, वो आप हमारी मदद करें। वो कहता है, नहीं, मैं पहले भी एक बार मौत को अपना कर चकमा दे चुका हूँ, लेकिन अब मरना मुझे भी है, क्योंकि मुझे कैंसर है। एक दिन हम सबको मरना है, मौत से हम लोग भाग नहीं सकते। वही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है और हमें अपने बचे कुछ दिनों को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर ये सब लोग जब बहुत ज़्यादा दुखी थे, तभी इनमें से एक को एक आइडिया आता है। वो अपने भाई को, यानी कि जो मरने वाला है, उसको वो पीनट खिलाएगा, क्योंकि उसको पीनट से एलर्जी है। तब वो सोचते हैं कि ये मर जाएगा और जैसे ही ये मरेगा हम इसको एंटी एलर्जी देकर और इसका ट्रीटमेंट करके इसको दोबारा से ज़िंदा कर लेंगे, और इस तरह ये लोग मौत को चकमा दे देंगे। लेकिन जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास आते हैं पीनट निकालने के लिए, वेंडिंग मशीन चलती नहीं और उसको जल्दी बहुत थी। जैसे ही वो हाथ डालता है और पीनट्स निकालने की कोशिश करता है, और यहाँ पर मशीन का एक स्क्रू ढीला हो गया, जिसके बाद ये लोग छुपने के लिए एक रूम में आ गए। और इसके बाद वो अपने भाई को कहते हैं कि तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए एक एंटी एलर्जिक लेके आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देता है, और उसके दरवाजे को पटकने की वजह से यहाँ पर कुछ बटन्स ऑन हो जाते हैं, और एमआरआई मशीन भी।
उसके बाद वो लड़का वापस आ जाता है एक व्हीलचेयर और एक इंजेक्टर के साथ। वो अब उस लड़के को ये पीनट और चॉकलेट खाने के लिए कहता है। वो इस लड़के को अब ये पीनट्स खाने के लिए कहता है। इससे पहले कि इनका प्लान पूरा होता, अचानक एमआरआई मशीन ऑन हो जाती है। अपनी हाई मैग्नेटिक रेस की वजह से वो यहाँ की सारी मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। वो लड़का जिसने अपनी पूरी बॉडी पे पियर्सिंग की हुई होती है, व्हीलचेयर के साथ साथ वो भी एमआरआई मशीन उसको अपने अंदर खींच लेती है। वो एक अजीब से तरीके से मशीन के अंदर घुसने लग जाता है और साथ ही व्हीलचेयर भी टूटकर उसके अंदर घुस जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। उसका छोटा भाई जिसने पीनट खा ली होती है, वो भी तकलीफ़ की वजह से तड़प रहा होता है। वो पास पड़े अपने एंटी एलर्जिक इंजेक्शन को उठाता है और अपने आप को लगाता है। उससे वो बच तो जाता है, लेकिन वो वेंडिंग मशीन जिसका बटन टूट चुका होता है और स्प्रिंग बाहर आ रहा होता है, अचानक वो स्प्रिंग तेज़ी से निकलता है और वो इस लड़के के अंदर घुस जाता है। और वो स्प्रिंग उसी लड़के को लगता है जो अपनी मौत को चकमा देकर आया होता है, और ये मौत उसको भी नहीं बख्शती। इन लोगों के मरने की वजह से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अब स्टीफनी माँ से कहती है कि अब उसकी बारी है। स्टीफनी अपनी माँ से कहती है कि आपको भी उसी घर में रहना चाहिए जिसमें आयरिस रहती थी, क्योंकि उस घर में रहकर काफ़ी अरसे तक आयरिस भी सेफ रही थी, जिसके लिए उसकी मॉम मान जाती है। अभी हम ये देखते हैं कि स्टीफनी के उस बुक में से जो आयरिस से वो लेकर आई थी, उस बुक में से वो कॉइन निकलता है और गिरकर आगे की तरफ जाता है और एक ओल्ड लेडी उस सिक्के को उठाती हैं और अपने बैग में डाल लेती हैं। स्टीफनी एक कार के अंदर अपने भाई के साथ मॉम को छोड़ने के लिए जाती है और वो मॉम को उसी घर के अंदर ले जाती है। तो उसकी माँ बड़ी परेशान होती है कि मेरे दोनों बच्चों की जान खतरे में है। तभी उसके बच्चे उनको समझाते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, जब तक आप ज़िंदा हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे ही वो घर में दाखिल हो रहे होते हैं तो उसकी माँ को गैस की खुशबू आती है और ये चीज़ नोटिस भी करती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। और दिखाया गया है कि घर के अंदर गैस पहले से लीक होती है और प्लग स्पार्क हो रहे होते हैं। गैस की वजह से और स्पार्क की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वो पूरा घर जल जाता है और स्टीफनी की खड़ी हुई गाड़ी भी पानी के अंदर जाके गिर जाती है और स्टीफनी पानी में तड़पने लगती है। अंदर स्टीफनी की मॉम इस धमाके में जल गई थी और स्टीफनी का भाई इस घर के बाहर खड़ा होता है और उसके ऊपर एक टावर गिरने वाला होता है। तभी उसकी मॉम अंदर से बाहर आती हैं और वो अपने बेटे को वहाँ से धक्का देती हैं और वो टावर उनके ऊपर गिर जाता है और उसकी माँ की वहीं मौत हो जाती है। तभी स्टीफनी के भाई को ख्याल आता है कि उसकी बहन पानी में गिर गई है, तो अब उसका नंबर है, इसलिए वो पानी में कूद जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। और जब वो उसे बचाकर पानी से बाहर लाता है तो वो देखता है कि स्टेफनी की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो उसको सीपीआर देता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से ज़िंदा हो जाती है। लेकिन वो इसके लिए खुश हो जाते हैं कि स्टेफनी ने मौत को चकमा दे दिया आखिरकार। वो इस बात से तो खुश थे कि उनकी जान बच गई, लेकिन वो इस बात पर बहुत दुखी थे कि उनकी मॉम और बाकी सारे लोग मर गए। सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि जब इन लोगों की लाइफ नॉर्मल हो गई थी। चार्ली, स्टीफनी के छोटे भाई की आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। सब वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। स्टीफनी भी बहुत खुश होकर उसके पॉकेट में फूल लगाती है। यहाँ पर फूल लगाते हुए उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है और उसके हाथ से भी बिल्कुल उसी तरह खून बहने लगता है जो उसके विजन में आता है। ये देखकर स्टीफनी समझ जाती है कि मौत का खेल दोबारा से शुरू होने वाला है। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि वो कॉइन जो उस दिन स्टीफनी की बुक से गिरकर एक ओल्ड लेडी के पास चला जाता है, वो ओल्ड लेडी अपने वॉलेट से उस कॉइन को निकालती है और जैसे ही वो कॉइन निकालती है उसके हाथ से वो गिरता है और वो गिरते गिरते ट्रेन की पटरियों पर चला जाता है। ये वही ट्रेन की पटरियाँ जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाई गई थी। ये कॉइन ट्रेन के जंक्शन के दरमियान में फंस जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन का पाथ ख़राब हो सकता था। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा स्टेफनी और उसके भाई की सीन पर चले जाते हैं।
जहाँ उनके पास उनके भाई का नेबर डॉक्टर आया था। वो स्टीफनी को कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ और तुम बहुत लकी हो और तुम अब ज़िंदा हो। वो कहती है हाँ मैं लकी तो हूँ, उस दिन मैं मरकर ज़िंदा हुई थी। तो डॉक्टर उसको कहता है नहीं, तुम मरकर ज़िंदा नहीं हुई थी। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस ना ले उसे मरा हुआ माना जाता है, लेकिन तुम तो 2 मिनट बाद ही सांस लेने लगी थी। ऐसी हालत को बेहोशी कह सकते हैं, ना कि मरना। ये सुनकर स्टीफनी और स्टीफनी के भाई दोनों की चेहरों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। स्टीफ ने आसपास की चीज़ों को देखा जिसमें उसे अपनी मौत नज़र आने लगती है, लेकिन उनकी मौत ऐसे तो नहीं होनी थी। वहाँ वो जो ट्रेन पटरी से उतरी थी वो ट्रेन पटरी से उतरकर इनके घरों की तरफ भागी। स्टीफनी और उसका भाई अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के आगे भागे। ट्रेन तो आखिरकार रुक गई, लेकिन ये लोग फिर भी ज़िंदा नहीं बच पाए। दरअसल जो ट्रेन के ऊपर से जो दरख्त और लकड़ी के टुकड़े जो उड़कर आए वो इन दोनों की बॉडी में स्टैप हो गए और आखिर ये दोनों भी मारे गए। और इसी के साथ ये फाइनल डेस्टिनेशन मूवी अपने अख्ताम पर पहुंचती है, जिससे ये सबक मिलता है कि आप अपनी मौत से नहीं बच सकते। हर किसी को एक न एक दिन मरना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर अगली स्टोरी के साथ।